नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपका अपने एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। भूगोल की इस कड़ी में हम आज आपको भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ये सब हमने नोट्स अच्छे से कर रखा है, क्योंकि अगर हम यहाँ करते आपके सामने आके तो ये जो था ना, ये थोड़ा मैप में हमें बचपन से प्रॉब्लम होती है, आर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। तो ये जो है आप अपने हिसाब से मैनेज करना और अपने हिसाब से ये अच्छे से, जिसकी आर्ट जितनी अच्छी हो उस तरीके से अच्छे से बना लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे पहले मैं कहूँगा, यदि मेरी हिमालय के दर्रे के बारे में जिस मतलब व्यक्ति ने या जिसे मेरे प्यारे भाई बहन ने क्लास नहीं देखी होगी तो उसे जाके देखिए। उस वीडियो को काफ़ी स्टूडेंटों ने अच्छे से प्यार दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं और पहाड़ी किसे कहते हैं, सबसे पहले ये डिस्कस करूंगा। तो प्रायद्वीप भूमि का वह भाग जो जल से तीनों तरफ घिरा होता है। किसे कहते हैं? भूमि का वह भाग जो सागर, महासागर, जल से तीनों तरफ से घिरा होता, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। थोड़ा सा डिस्कस करके और मेन मुद्दे पर आएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा डिस्कस करके चल रहे हैं। पठार किसे कहते हैं? किसी पर्वत का, किसी भूमि का वह भाग जो समतल, फ्लैट, जमीन से थोड़ा ऊपर और ऊपर जाके फ्लैट हो जाता है। इस तरीके से कहने का मतलब इसे हम पठार कहेंगे। टेबल के आकार का, या ये आकार आप समझ लीजिए, जमीन, ये जमीन है और इससे थोड़ा आकार। पहाड़ी किसे कहेंगे? पहाड़ी जमीन से थोड़ा ऊपर हो गई, पठार पर्वत से थोड़ी नीचे हो गई। हिल्स और माउंटेन्स, हिल्स थोड़ा छोटी होती है, पर्वत एकदम पिरामिड आकार का बड़ा होता है। तो ये हमने समझा। अब बात समझेंगे हम कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, पठार की उत्पत्ति कैसे होती है। तो पठार की उत्पत्ति का कहने का मतलब ये है, हमारा जो भारत का भूमि है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बात आती गोंडवाना क्या है, अंगारा लैंड क्या है। तो ये जैसे बहुत समय पहले कयास लगाए जा रहे हैं, कई मिलियन वर्षों पहले ये एक भूमि थी, उसे हम महाद्वीप कहते थे। महाद्वीप कहने मतलब बहुत बड़ी, सिर्फ एक ही भूमि का टुकड़ा था तो उसे महाद्वीप कहते थे। और उसके तरफ जो चारों तरफ वाटर रूप में क्षेत्र था, जो वाटर से घिरा हुआ था, जो वाटर था उसे हम क्या कहते थे? पैंथालासा कहते थे। दो चीजें ही थी ब्रह्मांड में, मतलब जमीन पर। यहाँ पर क्या था? एक भूमि का टुकड़ा था बड़ा सा, उसे हम महाद्वीप कहते थे और उसे ही हम पेंजिया कहते थे। दूसरा था पैंथालासा, जो आज हम ये सागर भिन्न भिन्न जगह हो गए हैं, ये पैंथालासा के रूप में थे। हुआ क्या, जैसे मान समझिए, समझते हैं, ये एक ये रहा और एक इसके अंदर है, ये रहा आपकी इक्वाटर मान के चलिएगा। तो ये था पेंजिया। बहुत अच्छे से समझते चलना, नोट करते चलना, आपके एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं ना। तो ये रहा पेंजिया और ये रहा पैंथालासा। पैंथालासा ये सारा वाटर वाला भाग है। ये कौन सा है? वाटर है। और ये भूमि है, ये भूमि है, जमीन है। हुआ क्या, अचानक कुछ गतिविधियों के कारण पेंजिया का विभाजन हो गया। और जैसे ही पेंजिया का विभाजन हुआ तो कोई भी भूमि जब टूटेगी तो कई टुकड़ों में बट जाएगी। तो ये जो इसका उत्तरी वाला भाग है, इसका कहें तो नॉर्थ वाला भाग है, तो नॉर्थ वाला भाग क्या अंगारा लैंड में टूटा और दक्षिण वाला भाग गोंडवाना में टूटा। तो नॉर्थ वाले कौन कौन से भाग हैं? जैसे आपकी उत्तरी अमेरिका जाती है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये आपका किस में है? उत्तरी में। और ये अंगारा लैंड है। गोंडवाना लैंड में कौन सा आ जाता है? तो गोंडवाना लैंड में आता है हमारी दक्षिणी अमेरिका भी है, अफ्रीका है, मेडागास्कर है और ऑस्ट्रेलिया है। गोंडवाना लैंड से ही जब हमारा भारत टूटा, भारत टूटकर पूर्व की उत्तर की तरफ मूव किया। भारत ने क्या किया? भारत उत्तर की तरफ बढ़ने लगा और उसके बाद में मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया भी अलग हो गए गोंडवाना लैंड से टूटकर। और जैसे ही भारत उत्तरी में बढ़ा तो उत्तर में एक और भूमि थी जिसे हम अंगारा कहते थे, अंगारा लैंड कहते थे। तो हमारा भारत की गोंडवाना और अंगारा लैंड से जब टकराव हुआ, टकराव होने के बाद जो मध्य में जो पर्वत बना, वो कैसा पर्वत बना? कौन सा बना? हिमालय। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टेथिस सागर के उत्तर से अंगारा लैंड और दक्षिण से गोंडवाना लैंड का मिलन हुआ, टकराव हुआ, तो यहाँ से हिमालय की निर्माण हुआ या हिमालय की उत्पत्ति हुई।
और यहीं से हिमालय को नवीन बलित पर्वत कहते हैं, क्योंकि इसमें बलन पड़ गए थे उस टाइम। बात आती है प्रायद्वीप में, तो प्रायद्वीप, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें ये हमारी बहुत पुरानी मिट्टी है। हिमालय वाली तो न्यू मिट्टी है, क्योंकि अंगारा और गोंडवाना दोनों की मिट्टी मिली हुई है वहां पे। ये यहाँ पे प्रायद्वीपी में बहुत पुरानी है। तो सीधी बात ये है कि जैसे अरावली प्रायद्वीप में कौन सी, हिमालय में, तो हिमालय वाली हो गई मतलब उत्तर में। तो यहाँ पे अरावली जैसी पर्वत श्रेणी है जो काफी साल क्या विश्व में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कहलाई जाती है। और अरावली श्रेणी पे काफी मजबूत श्रेणी है ये कहते हैं। और यहाँ पे काफी चीजें मिलती हैं, काफी धातुएं मिलती हैं, काफी खनिज मिलते हैं, काफी पदार्थ मिलते हैं। इसके बारे में हम आपको धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय का वर्गीकरण के बारे में। किस चीज का वर्गीकरण के बारे में? प्रायद्वीपीय भारत का वर्गीकरण। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण। हेडिंग डालने के बाद आप धैर्य के साथ पूरा हमारे साथ देखिए और समझिए, और जहां कोई डाउट हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं। यदि आपको वीडियो काफी अच्छी लगे तो अपने मित्र, यारों, दुश्मनों, जिसकी मदद कर सको सबके साथ वीडियो को शेयर करना और एक लाइक जरूर कर देना। आते हैं हेडिंग के साथ। तो हेडिंग पढ़ी हुई है आपकी पहले से, तो ये है प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण। अब प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार है पूरा। अब प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण करेंगे। तो वर्गीकरण क्यों करते हैं? वर्गीकरण इसलिए करते हैं कि जब हम छोटे छोटे पार्टों में तोड़कर पढ़ते हैं किसी चीज को तो बहुत अच्छा समझ में आता है। तो हमारे भूगोलवेत्ताओं ने इसका वर्गीकरण किया और इसका जमीन के आधार पे कि कौन सी भूमि किस जगह पे किस तरीके की है, कौन सी चीजें कहाँ मिलती हैं, हम कैसे पढ़ेंगे, कुछ चीज का वर्गीकरण करके ही तो पढ़ पाएंगे। तो हमने वर्गीकरण कर लिया। वर्गीकरण में हमारा आता केंद्रीय उच्च भूमि। तो यहाँ पे मेरे प्यारे मित्रों एक हेडिंग डाल लीजिए, केंद्रीय उच्च भूमि। तो हेडिंग नंबर 1 है केंद्रीय उच्च भूमि। अब बात आती है केंद्रीय क्या है? केंद्रीय सेंटर पॉइंट है इंडिया का। तो केंद्रीय उच्च भूमि का मतलब है कि ऊंची हुई भूमि। यहाँ पर उच्च भूमि है मतलब भूमि उठी हुई है। अब बात आती है विंध्यन श्रेणी से जो इस क्षेत्र से नदियां निकलती हैं वो हमारी गंगा की सहायक नदियों में जाकर मिलती हैं, मतलब गंगा में मिलती हैं जाके। तो सीधी बात ये है वह गंगा की सहायक नदी हो गई। अब वो इधर क्यों जाती हैं भाई? तो इधर इसलिए जाती हैं, ये उच्च भूमि है यहाँ पे और इधर से इधर चली गई और यहाँ से जो नदियां निकली वो इधर आ गई। सीधी बात तो ये है। तो ये नदियों के बारे में भी हम विस्तार से ये क्लास खत्म होने के बाद में आराम से नेक्स्ट क्लास में पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो देखिए हम अरावली पढ़ेंगे इसमें केंद्रीय उच्च भूमि में अरावली पढ़ेंगे। अरावली पढ़ेंगे और अरावली किस क्षेत्र के अंतर्गत है? अरावली में क्या क्या क्षेत्र आता है? तो देखिए यहां से लेकर और यहां तक, मतलब ये अरावली का ही क्षेत्र। हमने बेशक यहाँ बना दिया है मित्रों, आप अपने हिसाब से अच्छा अच्छा बनाना है ना, मस्त मस्त बनाना, जिसकी जितनी अच्छी आर्ट हो। ये मेंस में बहुत काम करता है सब मैप। तो इसमें गुजरात वाला क्षेत्र आता है, लिखते चलेंगे मस्ती से। गुजरात वाला आता है, राजस्थान वाला आता है। मेरे पास जगह सॉरी स्पेस का कुछ अभाव है, इसलिए आप नोट करते चलिए। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली, ये क्षेत्र आता है किसमें? अरावली में। अब बात आती है मालवा का पठार। अरावली का ये सॉरी यहां से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेवाड़ का पठार देख लीजिए, इसी में हम पढ़ेंगे मेवाड़ के पठार में। मेवाड़ का पठार क्या इसकी महत्व है, क्या इसकी जरूरत है, हमें क्या क्या इसमें उत्पत्ति होती है, सारा कुछ पढ़ेंगे। मालवा का पठार पढ़ेंगे, केंद्रीय उच्च भूमि में ही हम मालवा का पठार केंद्रीय उच्च भूमि में आता है। इसी में आता है बुंदेलखंड का भी पठार आता है। बुंदेलखंड का क्षेत्र कौन सा है? एमपी वाला और कुछ कुछ यूपी वाला है ना, तो बुंदेलखंड भी पढ़ेंगे। अच्छा, फिर हम डिस्कस करेंगे आपसे कैमूर और विंध्य पर्वत और कैमूर को भी पढ़ेंगे। यहाँ से विंध्यम पर्वत व कैमूर। तो हमें आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। आपको याद होना चाहिए कि हमारी केंद्रीय उच्च भूमि में अरावली, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड और कैमूर और विंध्य पर्वत भी हम अरावली में ही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब आता है पूर्वी पठार के बारे में। पूर्वी पठार सीधी बात है पूर्वांचल में ही होगा, पूर्वी क्षेत्र में ही होगा। तो पूर्वी में हम बघेलखंड पढ़ेंगे, राजमहल पहाड़ियां पढ़ेंगे, छोटा नागपुर पढ़ेंगे, गड़जात की पहाड़ियां पढ़ेंगे, मान अधिवेशन भी यहाँ से
पढ़ के चलेंगे। दंडकारण्य का पठार भी पढ़ेंगे। तो हेडिंग न्यू डालते हैं हम, ये नोट करते चलना। न्यू हेडिंग क्या डालेंगे ना, न्यू हेडिंग डालो मेरे साथ में, पूर्वी का पठार। ये मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्री में सारे एग्जामों में ये सब चीजें आती हैं। पूर्वी पठार, पूर्वी पठार में पढ़ेंगे हम बघेलखंड, राजमहल पहाड़ियां, छोटा नागपुर पठार, बघेलखंड, छोटा नागपुर, ये छत्तीसगढ़ बस्तर वाला हिस्सा है ना, छोटा नागपुर छत्तीसगढ़ वाला, छोटा नागपुर। फिर पढ़ेंगे हम राजमहल की पहाड़ियां, इसके बाद में राजमहल, छोटा नागपुर, गडजात की पहाड़ियां, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है ना, गडजात की पहाड़ियां। फिर आता दंडकारण्य, महानदीवेशन लिख लीजिए सॉरी, महानदीवेशन और दंडकारण्य या बस्तर। ये सारा आ रहा है, कहने मतलब गडजात पहाड़ी, राजमहल पहाड़ियां कहाँ आती हैं, राजमहल पहाड़ियां आपको मालूम है झारखंड में आती हैं ना। तो आप ये सब लिखते चले मेरे साथ में, मैं रफ करने जा रहा हूं। अब पूर्वी पठार की बात हो गई। अब यहीं पे देखिए दक्कन का पठार, दक्कन का पठार पढ़ेंगे। तो दक्कन के पठार में क्या क्या पढ़ेंगे देखिएगा। दक्कन का पठार, दक्कन के पठार में हम दो पढ़ेंगे चीजें। एक क्या पढ़ेंगे, उत्तरीय दक्कन, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, दक्षिणी दक्कन। उत्तरीय दक्कन और ये दक्षिणी। उत्तरी में क्या आता है और दक्षिणी में क्या आता है, ये आप देखिए। उत्तरी में कर्नाटक पठार आता है, सॉरी सतपुड़ा रेंज आती है। ये सतपुड़ा रेंज, महादेव, मैकाले, ये सारे उत्तरी में आते हैं। ये महाराष्ट्र पठार होता है, ठीक है। तो सतपुड़ा या महादेव, मैकाले, सतपुड़ा रेंज में लिख दे रहा हूं, सतपुड़ा रेंज। ये किस में आती है, महाराष्ट्र में आती है ना। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसका क्या महत्व है, क्या इसकी हमें जरूरत है, क्या हमें इसकी नीड है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पश्चिमी पढ़ेंगे कर्नाटक का पठार। तो कर्नाटक का पठार में क्या है, कर्नाटक को पढ़ेंगे इसमें, और तेलंगाना को पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश। कर्नाटक में तेलंगाना, यहीं से आंध्रा पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना। महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना, आंध्रा, दंडकारण्य, ये सब दक्कन में हम पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ेंगे भी। अब सुनिए नेक्स्ट देखिए क्या है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इसे भी पढ़ेंगे हम। तो पश्चिमी घाट, हमारा पश्चिमी घाट ये रहा। तो पश्चिमी घाट हेडिंग डालेंगे, और पश्चिमी घाट में क्या पढ़ेंगे हम, पश्चिमी घाट में पढ़ेंगे उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, ये सारे पढ़ेंगे। उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, कौन कौन से स्टेट आता है, यहाँ से कौन कौन सी चीजें हमें मिलती हैं, क्या क्या मिलता है, ये सब पढ़ेंगे। अब फिर पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में क्या क्या मिलता है वो हम बताने जा रहे हैं ना। पूर्वी घाट में भी इसी तरीके से उत्तरी, मध्य और दक्षिणी पढ़ेंगे। ये कोई नोट करने की चीजें हैं, आप नोट इसे करते चलिए। तो पूर्वी में भी हम यही पढ़ेंगे। अब बात आती है ना, देखो ये तो पूर्वी घाट है, तो ये आपका पश्चिमी घाट है, कहने का मतलब ये रहा पूर्वी घाट। याद रहे जब आप मैप बनाएं तो थोड़ा यहाँ जगह छोड़ के बनाएं, क्योंकि ये पश्चिमी घाट है, इसके अलावा ये, इसके अलावा। तो जब पश्चिमी घाट का दक्षिणी पॉइंट और पूर्वी घाट का दक्षिणी पॉइंट जहां मिलन होता है, तो यहाँ क्या है, दक्षिणी पहाड़ियां हैं। दक्षिणी पहाड़ियां कौन कौन सी आती हैं, तो नीलगिरी,
अन्नामलाई और कार्डामम, अनाईमुडी, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस करके चलेंगे और महत्व भी बताते चलेंगे। अब आता है मेघालय का पठार, हम पढ़ेंगे। मेघालय के पठार को ही हम शिलांग का पठार भी कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिए। क्या नोट करेंगे आप? यहाँ से पहले नोट करेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के दोनों घाटों के दक्षिणी पॉइंट पर जो मिलन पॉइंट होता है वहाँ पे हम दक्षिण की पहाड़ियों के बारे में चर्चा करते हैं। और मेघालय के पठार को ही हम शिलांग का पठार भी कहते हैं। यहाँ से दो चीजें और सीखिए, जैसे नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। क्वेश्चन आ जाता है कि नर्मदा नदी बेसिन किस किस नदियों, किस किस पर्वत श्रेणियों के बीच में है? तो बिंद, कैमूर और सतपुड़ा महादेव मेघालय के बीच में ये रहा। ताप्ती नदी, दोनों ये भ्रंश घाटियों की नदी हैं। भ्रंश क्या होता है? तो जैसे हमारी भूमि या धरती जमीन जो भी हमारी दरार पड़ती है, मतलब चटकती है, तो इसके बीच में दरार पड़ जाती है, वहीं पे हम भ्रंश कहते हैं, भ्रंश बन जाता है, वहीं से हमारी नदी बहती है। तो ये दोनों नदियां, हमारी नर्मदा और ताप्ती, दोनों भ्रंश घाटी नदियां हैं। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, इस वीडियो से दूसरी वीडियो जो आने वाली है, इसमें हम अरावली के बारे में विशेष चर्चा करेंगे, अरावली को डिस्कस करेंगे। क्या? अच्छा एक बात बताइए, जैसे मानिए एक साथ पढ़े हैं, मजा ही नहीं आएगा। किस पर्वत से क्या क्या चीजें मिलती हैं हमें? तांबा कहाँ से मिलता है, कोयला कहाँ से मिलता है, पेट्रोल कहाँ से मिलती है ना, लोहा कहाँ से मिलता है, निकिल कहाँ से मिलता है, सोना कहाँ से मिलता है, किस पठार से मिलता है। जब ये सब चीजें डिस्कस होंगी ना, तो एक अलग अलग पठार से डिस्कस होंगी ना, मजा आ जाएगा। एक वीडियो में ही हम अरावली को लेके आएंगे और फिर भिन्न भिन्न वीडियो में, कहने मतलब एक फिर वीडियो में ज्यादा पर्वत या पठार आएंगे, एक वीडियो अरावली श्रेणी की बनेगी। तो आशा है आप सभी को मेरी वीडियो सारी अच्छी लग रही होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा सभी मित्रों ने। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें।